मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन। इससे पहले हम लोग जो टॉपिक था उसको पहले वाला वीडियो में हम लोग क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। आज हम आगे जो भी टॉपिक है उसके बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फिलहाल आक्सी कारक और अपचायक। एक आक्सी कारक यहाँ पर लिखा है और इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, अपचायक देखने वाले हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि आक्सी कारक होता क्या है या अपचायक होता क्या है। इससे पहले आपने आक्सीकरण के बारे में, आक्सीकरण और दूसरा अपचयन के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वैसे देखा जाए तो आक्सीकरण और अपचयन जैसा ही क्या होते हैं, हमारे आक्सी कारक और अपचायक होते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। जहाँ पर आक्सीकरण की प्रक्रिया होता है वहाँ पर क्या होता है, हमारा अपचायक जो गुण होता है वो देखने को मिलता है। और जहाँ पर अपचयन का गुण होता है या जहाँ पर अपचयन होता है वहाँ पर आपको जो है आक्सी कारक क्या करने वाला होता है, आक्सी कारक आपको देखने को मिलता है। तो नाम थोड़ा सा उल्टा है। जहाँ पर आक्सीकरण होगा वहाँ पर अपचायक प्रक्रिया होगा और जहाँ पर अपचयन होगा वहाँ पर आक्सी कारक प्रक्रिया होगा। तो हमको जो है आक्सी कारक को अपचयन के बेस पर समझना है और अपचायक को आक्सीकरण के बेस पर समझना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, आक्सी कारक। तो आक्सी कारक मतलब क्या है भाई, हमारा अपचयन है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, लिया जाता है। पहले पढ़ चुके हैं, अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। और उस स्थिति में जो भी ऑक्सीकरण जो संख्या है, इस ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है, जो हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं उसी के बेस पर क्या करते हैं, आक्सी कारक को हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो आक्सी कारक क्या होता है, हम बता सकते हैं कि वह अभिकारक, कोई अभिकारक है ना, तो वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है और स्वयं क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा आक्सी कारक कहलाता है। तो आप परिभाषा यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्वयं अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है, स्वयं क्या हो जाता है भाई, अपचयित हो जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं अपचयित हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में क्या आता है, कमी आता है। और साथ में लिख सकते हैं आक्सी कारक प्रक्रिया में, ऑक्सीकारक की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है, कमी होता है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है, कमी आता है, लिख सकते हैं, या कमी होता है। क्या कहलाते हैं, हमारे आक्सी कारक कहलाता है, आक्सी कारक कहलाता है। तो ये हो गया इसका परिभाषा। किसका परिभाषा भाई, हमारा आक्सी कारक। तो आक्सी कारक में क्या होते हैं, दो हमारे अभिकारक होते हैं, जिसमें से एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के पश्चात तो क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीकरण संख्या होते हैं उनमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे आक्सी कारक कहलाते हैं। जैसे एक हम सामान्य उदाहरण की बात करें तो हमारे पास क्या दिया है, जैसे क्लोरीन दिया गया है, Cl2 दिया गया है मान लो, और ये क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन का कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, उस स्थिति में क्या बनाता है, 2Cl- बनाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी क्लोरीन की अगर हम ऑक्सीकरण की बात करें तो यहाँ पर दो है। जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, ये हमारा किस में चला जाता है, -1 चार्ज। अगर 2 से गुणा कर दें इसको तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -2 चार्ज हो सकते हैं। वैसे होता एक ही है बट सामने में 2 लगा है, तो 2 से अगर मान लो गुणा कर दिए तो -2 चार्ज है। तो 0 से कहाँ पहुँच रहा है भाई, हमारा माइनस में पहुँच रहा है, मतलब कमी आ रहा है किस में, ऑक्सीकरण संख्या में। तो इसको भी हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं कि जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या जाता है, कमी आ जाता है, यही आपका क्या कहलाता है, ऑक्सी कारक कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है पूछ सकता है कि आक्सी कारक क्या होता है। तो आप भी बता देना भाई कि वह अभिकारक या जब
एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना। और ग्रहण करने के पश्चात उसके ऑक्सीडेशन नंबर में जब कमी आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकारक कहलाता है। या तो ये बोल सकते हैं कि वह अभिकारक है ना जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से उसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या जाता है, आपका कमी आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकारक। अब चलते हैं हम किसके पास, अब चायक के पास। अब चायक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब चायक जो होता है उसका जस्ट उल्टा, अभी जो हम लोग लिखे थे उसका जस्ट उल्टा, मतलब वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे करके स्वयं क्या हो जाता है, जो है ऑक्सीकृत हो जाता है, तो वो जो है आपका क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। मतलब इसमें देने का काम होता है ना। कोई जो अभिकारक है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे अभिकारक को क्या कर देता है, जब दे देता है तो उस स्थिति में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अपचायक कहलाता है। या ऐसे अभिकारक को हम अपचायक कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं भाई, कि वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीकृत हो जाता है, हो जाता है। तो वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रक्रिया में है ना, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है, हमारा वृद्धि होता है। क्या कहलाता है, हमारा अपचायक कहलाता है। वृद्धि होता है, अपचायक कहलाते हैं। अपचायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, अपचायक कहलाते हैं। ये हमारा हो गया अपचायक कहलाते हैं। तो परिभाषा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं भाई कि वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन देते हैं उसके पास क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता है ना। और यही क्या कहलाता है, हमारा अपचायक कहलाता है। अगर हम यहाँ पर भी उदाहरण की बात करें तो कैसे उसके ऑक्सीडेशन नंबर बनता है, तो सिंपल से एक उदाहरण हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हम सोडियम का ही उदाहरण लेते हैं। ये हमारा क्या है, सोडियम है, Na को बोलते हैं सोडियम। अगर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, इस स्थिति में तो हम देख रहे हैं कि जब इस सोडियम परमाणु अवस्था में था तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0 था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, हमारा 1 हो जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इस तरीके की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचायक के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीकारक और हो गया अपचायक। अब हम एक ओवरऑल जो है एक ऐसा समीकरण देखते हैं जिसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया भी हो और अपचयन की प्रक्रिया भी हो, अर्थात उसमें ऑक्सीकारक भी हो, अपचायक हो। तो ऐसे हम एक और क्या कर सकते हैं, उसमें उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर दूसरा नंबर का क्या करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। ये हो गया दूसरा नंबर का। जैसे हमारे पास दिया है जिंक, साथ में दिया है क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। जब इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ये प्लस चार्ज होता है, प्लस होता है, और ये क्या होता है, माइनस होता है। तो उस स्थिति में ही जो हमारा होता है, प्लस माइनस क्रिया करके जिंक सल्फेट बना देता है, और यहाँ पर क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। अब यहाँ पर कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पर अपचयन हो रहा है, या ये बोल सकते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीकारक हो रहा है, कहाँ अपचायक हो रहा है, इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक था, फिलहाल जिंक जब अकेला था तो परमाणु अवस्था में था, तो ऑक्सीडेशन इसका नंबर क्या था, हमारा 0 था। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये -2 चार्ज होता है, ये कितना हो जाता है, आपका +2 चार्ज हो जाता है। तो 0 से कहाँ चल रहा है, हमारा +2 के पास चल रहा है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा प्रक्रिया हो रहा है भाई, अपचायक प्रक्रिया आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा अपचायक। ये तो हो गया इसका। अब हम देखें सल्फेट, देखें तो यहाँ पर भी सल्फेट -2 था, यहाँ पर भी सल्फेट -2 है। तो इसकी बात नहीं करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन फिलहाल यहाँ पर कैसा है, हमारा +2 चार्ज के रूप में है, और यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको, ये 0 दिख रहा है।
तो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन +2 था, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होता है, बट 2 से गुणा कर देते हैं तो +2 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। मतलब हाइड्रोजन जो है पहले +2 था, अब कहाँ पहुँच गया, 0 में पहुँच गया। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब यहाँ पर आपको जो है ऑक्सीकारक जो है प्रक्रिया देखने को मिलता है। तो इस तरीक़ा से आप एक ही जो समीकरण है उस समीकरण से ऑक्सीकारक को और आप चायक को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। और आपको पता है कि जहाँ पर अब चायक होता है वहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है, मैं आपको शुरू में बताया हूँ। और दूसरा जहाँ पर जो है आपको ऑक्सीकारक देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या होती है, आपकी अपचयन प्रक्रिया देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकारक और अपचायक। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम जो है इसके और आगे जो टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको हमको क्या करना है, देखना है। आगे हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनी चालकता। विद्युत अपघटनी क्या देखना है, चालकता। ये दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना, कंडक्टेंस, ये देखना है हमको। वैसे आप जानते हैं कि हमारे आसपास, है ना, चारों ओर बहुत सारे क्या होते हैं, पदार्थ देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सभी पदार्थ विद्युत के चालक नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी पदार्थ हमें विद्युत का चालन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो विद्युत का चालन जो है जिसमें होता है वो हमारे चालक कहलाते हैं, और जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है वो अचालक या कुचालक के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्या करना है हमको, जो है टॉपिक पढ़ना है। जैसे हम पहले देख लेते हैं चालक। तो चालक का मतलब क्या होता है भाई, तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा क्या हो सकता है, प्रवाहित हो सकता है, या विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वो क्या कहलाता है, चालक कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं वे पदार्थ जो अपने में से है ना विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे भाई, चालक कहलाते हैं। तो आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ से चालक नहीं होते हैं। जो पदार्थ चालक होते हैं, अर्थात जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है या विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, या वो पदार्थ चालक कहलाते हैं, है ना। ये सुचालक का एक सुधरा रूप है भाई, आप सुचालक बोलेंगे तब भी चले जाएगा, है ना। तो चालक या सुचालक क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे चालक कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो बहुत सारे हमारे जो है धातुएं हैं, है ना, वे धातुएं सब के सब क्या होते हैं, हमारे चालक होते हैं। तो चालक को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब चालक के अलावा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं, नॉन कंडक्टर बोलते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें, है ना, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लिख सकते हैं विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्या कहलाता है हमारा भाई, ये हमारे कहलाते हैं कुचालक कहलाते हैं। ये तो छठवीं साथी का है भाई, हमारा कुचालक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सुचालक को और कुचालक को परिभाषित कर सकते हैं। कुचालक में बहुत सारा उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत ले सकते हैं, है ना। जैसे प्लास्टिक ले सकते हैं आप, प्लास्टिक क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अगर हम रबर की बात करें तो रबर क्या होता है भाई, कुचालक होता है। ग्लास की बात करें तो ग्लास क्या होता है, हमारा कुचालक होता है। तो ये हो गया कुछ पदार्थ जो कि सुचालक और कुचालक के भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। आगे हम जो है ये जो सुचालक होता है, अर्थात जो चालक होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर इस चालक को 2 प्रकार से बांट के क्या करने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम क्या देखते हैं, चालक के क्या देखते हैं, यहाँ पर प्रकार देखते हैं, जिसमें एक धात्विक चालक देखने वाले हैं और एक हम जो है विद्युत अपघट्य चालक देखने वाले हैं। तो इन्हीं के पास हम लोग चलते हैं भाई, किसके पास, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक के पास। तो ये है हमारा विद्युत चालक के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है हमारा विद्युत अपघट्य चालक। तो पहले हम किसके पास चलते हैं, धात्विक चालक के पास, ठीक है। धात्विक चालक क्या होते हैं भाई,
धात्विक चालक का मतलब होते हैं ये सब के सब धातु होते हैं। पहला चीज़ तो ये आप बोल सकते हैं, ये चालक क्या होते हैं, धातुएं होते हैं और अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। लेकिन ये है कि जब धातु पे क्या होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, तो धातु जो होता है उसमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है ना। और साथ ही साथ अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन हो सकता है। तो धात्विक चालक क्या होते हैं, ये इसमें सभी जो भी चालक हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, लेकिन विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा धात्विक चालक कहलाता है। चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं कि वे ये है ना, ये सभी क्या होते हैं, धातुएं होते हैं, लिख देते हैं इसमें, ये सभी क्या होते हैं हमारे भाई, धातुएं होते हैं, धातुएं होते हैं जिसमें विद्युत धारा क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। लेकिन धातु में विद्युत धारा प्रवाह से या विद्युत धारा के प्रवाह से किसी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन हो सकता है, नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन हो सकता है, भौतिक परिवर्तन हो सकता है, क्या कहलाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं, परिवर्तन हो सकता है, धात्विक चालक कहलाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि धात्विक जो चालक हैं उसको परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार के चालक जो होते हैं उसमें सभी क्या होते हैं भाई, हमारे धातुएं होते हैं, सभी क्या होते हैं, धातुएं होते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। लेकिन विद्युत धारा के जो प्रवाह हैं उस प्रवाह होने से उसमें किसी प्रकार के कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं, भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे एक तार है, धातु का तार है, मान लो एक कॉपर का तार है, और इसमें हम क्या करते हैं, जब विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उस दौरान क्या हो सकता है, ये गर्म हो सकता है ना, गर्म होकर के पिघल सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन देखने को इसमें नहीं मिलता है। ये क्या हो गया हमारा धात्विक चालक। धात्विक चालक के उदाहरण की बात करें तो सभी हमारे जो क्या होते हैं, धातुएं होते हैं, वो इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो सभी हम क्या लिख देते हैं भाई, धातुएं, सभी क्या है, धातुएं। जैसे बात करें हमारा आयरन हो गया, है ना, उसके अलावा हमारा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, और बहुत सारे धातुएं हैं जो कि हमारे धात्विक चालक के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, उदाहरण में रखे जाते हैं। तो ये कौन सा चालक हो गया भाई, हमारा धात्विक चालक। एक दूसरा है विद्युत अपघटनी चालक, ये तो फर्स्ट टाइम हो गया, फर्स्ट नंबर। हम देखते हैं सेकेंड, विद्युत अपघट्य चालक। विद्युत अपघट्य चालक का मतलब क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमारा कंडक्टर होता है। विद्युत अपघट्य चालक जो है एक बार इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, इसको आपको क्वेश्चन के तौर पर क्या कर सकता है, पूछ सकता है। आपने देखा होगा कुछ पदार्थ, या आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, जैसे नमक है हमारा, है ना, नमक हो गया NaCl, या हम बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट, है ना। खास करके हम नमक को लेके उदाहरण लेके समझते हैं। नमक जो होते हैं ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं, कुचालक। जब नमक क्या होता है हमारा, ठोस अवस्था होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन जैसे ही नमक को पानी में क्या कर दिया जाता है, घोल दिया जाता है, वैसे ही विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वही पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे विद्युत अपघट्य चालक या विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे, तो वे पदार्थ या वे चालक जो ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं अर्थात कुचालक होते हैं, और जलीय अवस्था में या पिघली अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य चालक कहलाते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं। भाई इजी है, परिभाषा में कोई ज़्यादा वर्डन नहीं है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वह पदार्थ या वह चालक, चालक की बात कर रहे हैं तो चालक लिख सकते हैं, वह चालक जो ठोस
ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक है ना, और जलीय अवस्था में अथवा पिघली अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, विद्युत अपघट्य चालक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप परिभाषा दे सकते हैं, इस पर अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप सिंपल बोल सकते हैं कि कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के अचालक, और जलीय अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे विद्युत अपघट्य चालक कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, विद्युत अपघट्य। ये विद्युत अपघट्य जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो हम इसी के पास चलते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य होता क्या है और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो चलते हैं। ये है विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण किए, जैसे अभी मैं आपको बताया। कितने प्रकार का होता है भाई, ये 2 प्रकार का। एक कैसा होता है हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य हो गया। और एक होता है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य, अब हमको जानना है कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। चलिए हमको यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग समझते हैं, अंतर नहीं है भाई, है ना, हम समझ रहे हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब ये होता है कि वे विद्युत अपघट्य जिसको अगर जल में क्या कर दिया जाए, घोल दिया जाए, पानी में मिला दिया जाए, या जिसका जलीय विलयन बनाया जाए, तो उस स्थिति में वो अगर क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। अर्थात ये बोल सकते हैं कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। मतलब ये है कि जैसे हम उसको पानी में घोलते हैं, वो संपूर्ण आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और उसमें कुछ आयन टूटने के लिए नहीं बचता है। तो क्या कहलाता है, हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य। तो यहाँ से आप परिभाषा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वे विद्युत अपघट्य, है ना, या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, है ना, पूर्ण आयनों में क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं वह पदार्थ जिनका या जिसका जलीय विलयन में, जिसका कौन सा विलयन में भाई, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है, क्या कहलाता है, हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं भाई कि वे विद्युत अपघट्य जिसका जलीय विलयन बनाया जाए या जल में उसको क्या किया जाए, घोला जाए, तो यदि वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, वो विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट जाता है, तो उस स्थिति में वो पदार्थ क्या कहलाता है, हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण में हम देखेंगे तो नमक को ही उदाहरण में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। नमक तो आपके घर के आसपास, है ना, या घर में क्या होता है, पाया जाता है। तो उदाहरण की बात करें तो नमक ले लेते हैं। नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl, HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, है ना, आपने इसको लैब में देखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका अगर जलीय विलयन क्या किया जाए, बनाया जाए, तो उस स्थिति में क्या हो जाते हैं, संपूर्ण आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। अगर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें तो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं, अगर उसको जल में घोला जाए या उसका जलीय विलयन बनाया जाए, तो वो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिसका जलीय विलयन
है ना, बनाने पर या जल में उसको घोलने पर अपने आयनों में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, अर्थात आंशिक रूप से आयनित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? वे पदार्थ या वह पदार्थ जो जली विलयन में आंशिक रूप से आयनित होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं मतलब ही हमने क्या किया, कोई पदार्थ लिया और पदार्थ को जल में क्या कर दिया? घोल दिया। तो हमने देखा कि वो पूर्ण रूप से वह जो है उस जल में जो है आयनित नहीं होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है। कहने का मतलब ये है कि हम जैसे इसमें देख रहे थे तो इसमें क्या था, 100 में 100% आयनित हो रहा था, मतलब जितना प्लस उतना माइनस, है ना, मतलब प्लस जितना था उतना माइनस, मतलब पूरा, और उसमें कुछ प्लस माइनस टूटने के लिए नहीं बचा था। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। दुर्बल विद्युत अपघट्य में हम जैसे ही क्या करते हैं, पदार्थ को पानी में घोलते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, टूटता नहीं है। जिसमें उदाहरण के तौर पर देखें तो एसिटिक अम्ल हो गया, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल हो गया, H3BO3 बोरिक अम्ल हो गया। ये ऐसे अम्ल होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको पानी में अगर क्या कर दिया जाए, घोल दिया जाए, तो संपूर्ण आयन में नहीं टूटता है, आंशिक रूप से टूटता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो विद्युत अपघट्य के कितने प्रकार हो गए भाई? 2 प्रकार, प्रबल और दुर्बल। तो इस तरीक़े से हम इसको समझा सकते हैं। वैसे इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य में प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उसी प्रकार दुर्बल विद्युत अपघट्य में दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। जैसे हमारा HCl का है, प्रबल अम्ल है, NaOH का है, प्रबल क्षार है। अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल है। तो इस तरीक़े से और बढ़ता है, बट इसमें इतना काफ़ी है। अब हम चलते हैं आगे एक और टॉपिक जिसका नाम है विद्युत अपघट्य पदार्थों की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब विद्युत अपघट्य पदार्थ हमने जैसे देखा है ना, जैसे ये NaCl है, जो कि हमारा क्या करता है, जैसे ही ये जल में क्या हो जाता है, पूरे आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, फिर ये चालकता को प्रदर्शित करता है। तो इस चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसको हमको 1 बाय 1 करके क्या करते जाना है, देखते जाना है। वैसे बहुत सारा कारक दिया है, लगभग 6-5 कारक दिया गए हैं। तो उन कारकों को हमको क्या करना है, 1 बाय 1 करके पढ़ते जाना है। पहला इसमें कारक दिया है अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग विलयन की बात कर रहे हैं, विद्युत अपघट्य विलयन की बात कर रहे हैं। भाई विद्युत अपघट्य पदार्थों को पानी में घोलेंगे तभी आयनित होगा। तो कोई विद्युत अपघट्य हमारा क्या है, जो विलयन है, कहने का मतलब ये है, ये हमारा H2O है और इसमें हम लोग कहीं क्या घोल देते हैं, विद्युत अपघट्य घोल देते हैं। विद्युत अपघट्य जैसे NaCl क्या कर देते हैं, घोल देते हैं। यदि ये जो हमारा NaCl है जो कि विद्युत अपघट्य है, तो इन विद्युत अपघट्यों के बीच में क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है। मतलब बहुत सारे क्या हैं, अगर विद्युत अपघट्य हैं तो उन विद्युत अपघट्यों के मध्य में क्या होता है, आकर्षण बल पाया जाता है। तो उस आकर्षण बल को हम विले विले अन्योन्य क्रिया के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं भाई? विले विले अन्योन्य क्रिया, विले विले अन्योन्य क्रिया बोलते हैं। किनके बीच आकर्षण बल को? तो जैसे मान लो हम लोग पानी में नमक को घोल दिए, तो नमक के बहुत सारे जो कण होंगे जो कि विले के रूप में होते हैं, इनके मध्य जो क्या होते हैं, जो आकर्षण बल पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विले विले अन्योन्य क्रिया कहते हैं। और जितना ज़्यादा विले विले अन्योन्य क्रिया होता है, अर्थात विले विले के मध्य जितना ज़्यादा क्या होती है, आकर्षण होती है, उसका आयनन इसमें क्या होता है, उतना कम होता है। और आयनन जितना कम होता है, विद्युत चालकता उतना क्या होता है, कम होता है। मतलब 1 अपन यहाँ पर क्या होता है, हमारा विद्युत चालकता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि अन्योन्य क्रिया ज़्यादा होगा तो कम टूटेगा, तो विद्युत चालकता कम होगा। अन्योन्य क्रिया कम होगा तो ज़्यादा टूटेगा, मतलब विद्युत चालकता ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो नमक के बीच, एक उदाहरण के लिए ले रहे हैं, नमक के बीच जो है आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है और उसको हम क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं। तो नमक अगर पूर्ण रूप से नहीं टूटता है तो चालकता क्या होगा, कम होगा।
और अगर टूट जाता है तो चालकता ज़्यादा होगा। तो इसको इसमें क्या किया गया है, बताया गया है कि कोई भी विलयन है, उस विलयन में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, बिले बिले अन्योन्य क्रिया कहते हैं। और बिले बिले अन्योन्य क्रिया जितना ज़्यादा होता है उस पदार्थ की, उस विलयन की विद्युत चालकता उतनी ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है आयनों की विलायकन। आयनों का विलायकन का मतलब ये है, फिर से हम उसी के पास चलते हैं, फिर हम लोग क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं और इसमें कोई विद्युत अपघट्य क्या करते हैं, जैसे NaCl को ले लेते हैं, घोल देते हैं। किसको घोल देते हैं, NaCl। अब NaCl को क्या कर दिए, उसमें घोल दिए। तो यहाँ पर जो NaCl है जो कि एक विद्युत अपघट्य है और ये हमारा क्या है, पानी है जो कि विलायक है। तो इनके मध्य जो आकर्षण होगा, किनके मध्य, विद्युत अपघट्य और जो विलायक के मध्य जो आकर्षण होगा उसको हम लोग बोलते हैं विले विलायक अन्योन्य क्रिया। विले विलायक अन्योन्य क्रिया, विले हो गया विलायक अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, ठीक है, ये हो गया अन्योन्य क्रिया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि विद्युत अपघट्य पदार्थ को अगर हम पानी में घोलते हैं तो विद्युत अपघट्य पदार्थ और पानी के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है या जो आकर्षण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विले विलायक अन्योन्य क्रिया। और विले विलायक अन्योन्य क्रिया जितना ज़्यादा होता है ना, वैसे ही विद्युत चालकता उतना क्या होता है, उसका कम होता है ना। विद्युत चालकता क्या होता है भाई, उतना कम होता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि विले विलायक अन्योन्य क्रिया विद्युत चालकता उतना कम होगा। ये हो गया विले विलायक अन्योन्य क्रिया, है ना। विले विलायक मतलब भाई मान लो किसी पदार्थ को आप पानी में घोले और उसके साथ वो बंद बना के क्या हो गया, जुड़ गया, तो आयन तो नहीं टूटा ना। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, विले विलायक अन्योन्य क्रिया जितना ज़्यादा होते जाता है विद्युत चालकता उतने कम होते जाता है। कितना पॉइंट हो गया भाई, 2 पॉइंट। 2-3 पॉइंट और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें। इसके बाद है हमारा विलायक की श्यानता। विलायक की श्यानता, सबसे पहले तो आपको श्यानता जानना है। श्यानता क्या होता है, तो श्यानता का मतलब होता है हमारा द्रव के प्रवाह में प्रतिरोध। द्रव के प्रवाह में प्रतिरोध, द्रव के प्रवाह में क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब ये बोल सकते हैं कि जिस द्रव के प्रवाह में जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उसकी श्यानता उतनी ज़्यादा होगी। जैसे हम चाशनी की और शरबत की बात करें, चाशनी और क्या ले लेते हैं, शरबत। तो चाशनी और शरबत में अगर हम देखें तो चाशनी और शरबत को एक साथ अगर फर्श में क्या कर दें तो चाशनी क्या होगा, हमारा कम दूर तक गति करेगा और शरबत जो है ज़्यादा दूर तक गति करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें श्यानता जो होता है हमारा क्या है, इसमें बहाव ज़्यादा हो रहा है, इसमें बहाव कम हो रहा है। तो जिसमें बहाव कम होता है वही क्या कहलाता है, हमारा श्यानता कहलाता है। और जिसमें बहाव क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, शरबत में बहाव ज़्यादा हो रहा है तो उसकी श्यानता क्या होता है, आपका कम होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं विलायक की श्यानता, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं विलायक की श्यानता जितनी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उतना ही उसमें क्या होती है, हमारा विद्युत चालकता कम होती है। विद्युत चालकता उतना क्या होगा भाई, हमारा कम होगा। क्यों, क्योंकि श्यानता ज़्यादा होगा तो उसमें कण फ्री नहीं होंगे, और कण फ्री नहीं होंगे तो चालकता कम होंगे। और जिसमें कण क्या होंगे, फ्री होंगे, श्यानता उसमें ज़्यादा होंगे, मतलब उसमें चालकता उतनी ही ज़्यादा होंगे। तो विलायक की श्यानता अगर ज़्यादा होगा तो चालकता कम होगी, और विलायक की श्यानता अगर कम होगी तो चालकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप इस पॉइंट में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। हाँ, तो डायरेक्टली जैसे लिखा है वैसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप थ्योरी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा विलायक की श्यानता। 4th नंबर है हमारा टेम्परेचर। ताप एक ऐसा चीज़ होता है जो क्या करता है, किसी भी चीज़ को बढ़ाने का ही काम करता है। मतलब इसमें लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कि जैसे जैसे हम ताप क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ताप जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे हमारी जो विद्युत चालकता है वो क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। कहने का मतलब ये है कि बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे चालकता बढ़ती जाती है। यही सी बात है, जैसे आपने क्या किया, एक गिलास लिया, थोड़ा सा पानी लिया, 4 चम्मच शक्कर घोल दिया, और आपने देख रहे हैं कि 4 चम्मच शक्कर नहीं घुला, खाली जो है 1 चम्मच शक्कर घुला, और 3 चम्मच शक्कर यहाँ पर क्या है हमारा
वैसा का वैसा है, मतलब नहीं घुला है, तो हम क्या करते हैं, इसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने से आप देखते हैं कि सब के सब क्या हो जाता है, घुल जाता है। मतलब ताप देने से उसके कण जो होते हैं, उनके मध्य जो आकर्षण बल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब पिघल जाते हैं। और जैसे पिघलते हैं चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो हम बोल सकते हैं भाई ताप का प्रभाव विद्युत चालकता पर पड़ता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है विद्युत चालकता भी क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है ना। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया विद्युत चालकता। उसके बाद क्या हो गया हमारा विलायक की सायनता। और इससे हम लोग पहले क्या क्या पढ़े, हम लोग विलय विलय अन्योन्य क्रिया इसमें कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए एक आध पॉइंट और हम क्या करते हैं, देखते हैं। आयनन की मात्रा, ये 5वां नंबर है। आयनन की मात्रा मतलब भाई जितना ज़्यादा क्या होगा, आयनन होगा। आयनन की मात्रा जितना ज़्यादा होगा विद्युत चालकता उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि आयनों की संख्या पर ही तो क्या करता है भाई, कोई भी विद्युत चालकता निर्भर करता है। तो जितना ज़्यादा आयनन होगा, हम तो पढ़ रहे थे ना, जब नमक क्या था, सूखा था तो आयनन नहीं हुआ था, तो चालकता बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे उसको पानी में क्या करते हैं, घोल देते हैं, उसका आयनन हो जाता है और चालकता बढ़ जाता है। मतलब आयनन की मात्रा जितना जितना बढ़ेगी चालकता भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आयनन की मात्रा को भी ले सकते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट भाई, 5वां पॉइंट। और वैसा 6वां है आयनों की गतिशीलता। तो आयनों की गतिशीलता जितनी ज़्यादा होगी, आयनों की गतिशीलता, एक जगह बैठा रहेगा तो क्या क्रिया करेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा क्या होगी, आयनों की गतिशीलता होगी, वैसे वैसे उसकी विद्युत चालकता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा के लिए गतिशीलता उतना ज़्यादा विद्युत चालकता। क्योंकि गति नहीं करेगा तो चालकता नहीं होगा, तो जितना ज़्यादा आयन गतिशील होगा चालकता उतनी ज़्यादा होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं। बाकी हम लोग जो है आने वाले जो भी वीडियो है उसमें इसका जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं।